आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं दूसरी और तीसरी पीढ़ी के उन एहसान फरामोश प्रवासियों से तंग आ चुका हूं जिन्हें अपने जन्म स्थान देशों के बारे में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं मिलता। उन्हें आभारी होना चाहिए कि उनके माता पिता ने अपने तीसरी दुनिया के गंदे देशों को छोड़ दिया और उन्हें पहली दुनिया में जन्म दिया, जहां उन्हें पहली दुनिया की यूनिवर्सिटीज़, रहने की सुविधाएं मिली जिनके बारे में उनके माता पिता सिर्फ सपना देख सकते थे। सिर्फ तभी अगर वे टॉप 1% में होते, जो कि वे नहीं थे, और यही वजह थी कि उन्होंने उन गंदे देशों को छोड़ दिया। लेकिन आभारी होने के बजाय वे इन देशों के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहते, जिससे मैं तंग आ चुका हूं। मैं दूसरी पीढ़ी का प्रवासी भी नहीं हूं, मैं पहली पीढ़ी का प्रवासी हूं। इसलिए मुझे इन एहसान फरामोश प्रवासियों को आड़े हाथों लेना अपना नैतिक कर्तव्य लगता है। हिसाब किताब के वक्त ही अच्छे और बुरे प्रवासी का फर्क पता चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं, ठीक है? ये है जहरा सुल्ताना, इन्हें देखिए। इस बात के अलावा कि उन्होंने सदस्यता शुल्क के 2 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा उड़ा दिए हैं, क्योंकि वह प्रमुख थी या वह सह संस्थापक थी। कौन है वो आदमी? जेरेमी कॉर्बिन की राजनीतिक पार्टी, आपकी पार्टी। फिर उन्होंने उसमें मुस्लिम स्वतंत्रता के लिए लोगों को शामिल किया और कहा कि वह पार्टी अब सेक्सिस्ट बॉयज क्लब बन गई है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? और फिर वह 2 मिलियन पाउंड की मेंबरशिप फीस लेकर भाग गई। देखिए इसे। लीसा फिलिप्स से मिलना मेरे लिए सम्मान था, जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन के शोषण से बचकर साहसिकता से अपनी कहानी साझा की, और उन्होंने यौन शोषण करने वाले गिरोह के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। जेफरी एप्स्टीन, हाँ, मुस्लिम यौन शोषण करने वाले गिरोह नहीं। इसे देखो। IRGC को अब यूके सरकार ने किसी चमत्कार से एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, और कोई भी व्यक्ति जो IRGC का समर्थन करता है उसे जेल की सजा हो सकती है। बशार शेख के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इसे देखिए, नरसंहार करने वाली इजरायली रक्षा बल का क्या? IDF ने यूके को धमकी नहीं दी। IRGC ने कम से कम रिकॉर्ड के मुताबिक यूके सरकार को कम से कम 20 बार धमकी दी है। लेकिन इन लोगों में कुछ और भी खतरनाक है। मुझे लगता है उनके माता पिता बांग्लादेश से हैं, तो वह बांग्लादेशी हैं, यानी बांग्लादेशी प्रवासियों की बेटी हैं। लेकिन ज़ारा सुल्ताना जैसे लोगों में कुछ और भी खतरनाक है। वे कट्टर इस्लामवादी के रूप में सामने नहीं आते। वे ऐसे दिखते हैं। वे खुद को अति वामपंथी, समाजवादी, वोक, प्रगतिशील के रूप में दिखाना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्युनिस्ट और इस्लामवादी साथ है। मैं ठीक हूं। इसे देखिए, उनकी बात सुनिए। उन्हें यूके की सड़कों पर दंगे भड़काने के बाद गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ब्राउन प्रिविलेज मिला है, जिससे मैं भी वाकिफ हूं। हम बहुसंख्यक हैं, ये देश हमारा है। तो हाँ, हम उन्हें बैलेट बॉक्स में हराएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी उनसे लड़ेंगे। वो सड़कों पर भी उनसे लड़ेगी। उनसे कौन? ब्रिटिश प्रतिष्ठान से, क्योंकि वो कभी कभी कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी या क्रांतिकारी मार्क्सवादी बन जाती है। लेकिन यही भाषण मुझे परेशान नहीं करता। मैं आपको ये भाषण सुनाना चाहता था क्योंकि किसी वजह से, मुझे नहीं पता क्यों, ये लोग सोचते हैं कि वे किसी तरह पश्चिमी देशों में अपने अस्तित्व को सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने कभी उनके पूर्वजों के देशों को उपनिवेश बनाया था। मुझे बस समझ नहीं आता कि यह तर्कसंगत दलील किसने दी, क्योंकि उपनिवेशवाद उनके लिए अनैच्छिक था। ब्रिटिश लोगों ने भारत, जो मेरी पैतृक भूमि है, को उपनिवेश बनाया था। मैं पाकिस्तानी पहचान नहीं अपनाता। पाकिस्तान एक गढ़ी हुई राजनीतिक पहचान है। 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था, सब भारत था। मैं पंजाब में जन्मा, जो अब पाकिस्तान में है। भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, ठीक है, जैसे उस समय की हर दूसरी महाशक्ति ने किया था। महाशक्तियां पहले दूसरे देशों पर कब्जा करती थी। भारत भी ऐसा कर चुका है। भारतीय अफगानिस्तान तक पहुंचे थे। भारतीय कहते हैं कि हमने किसी पर कब्जा नहीं किया, लेकिन कुछ हद तक किया था। फिर भी भारतीयों और चीनियों में
दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की संस्कृति वैसी नहीं है जैसे मुसलमानों और पश्चिमियों में है। अब तर्क सुनो। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, इस महिला की आवाज बहुत परेशान करने वाली है और उसका चेहरा भी बहुत परेशान करने वाला है। लेकिन चलिए उसके चेहरे को 1 मिनट के लिए नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत परेशान करने वाली है। अब मैं ये चलाता हूँ। आपसे पहले बर्मिंघम के लॉस लोजेल्स की एक गर्वित संतान के रूप में मेरे दादा दादी इस देश में आए थे जब ब्रिटेन के शासकों ने उनके वतन को लूट लिया था। हम यहाँ हैं जैसा शिवन शिवानंदन ने कहा क्योंकि आप वहाँ थे। नहीं जानू, आप वहां हैं क्योंकि उन्होंने आपको अंदर आने दिया। मुझे समझ नहीं आता ये अच्छा तर्क कैसे है। वे जबरदस्ती आए थे। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर आपको जबरदस्ती अपना उपनिवेश बना लिया था। तुम अंदर आ गए, मुझे भी आने दो। मुझे अपने घटिया देश से नफरत है। कृपया मुझे अंदर आने दो। मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा। ब्रिटिशों ने कहा, हमने तुम्हें उपनिवेश बनाया था, इसलिए तुम्हें पहली प्राथमिकता देंगे। हम भारतीय या पूर्व उपनिवेशों के लोग, हम ब्रिटेन जा सके क्योंकि ब्रिटिशों ने हमें अंदर आने देने का फैसला किया। हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वे हमें जीते या उपनिवेश बनाएं, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसे बाकी महाशक्तियों ने किया। ये लोग स्वैच्छिक और अनैच्छिक में फर्क समझने में गलती करते हैं। इस कथन का ज्यादा मतलब होता अगर हमने अपनी सेनाओं के जरिए ब्रिटेन को जीत लिया होता। हमने ऐसा नहीं किया। हम अंदर गए। कृपया हमें अंदर आने दीजिए। कृपया हमें अंदर आने देंगे? देखो, मैं अच्छा लड़का बनूंगा, कृपया। यह बहुत ही एहसान फरामोश है। इसका विचार था, हम आपको उपनिवेश बनाते हैं। अब हमारे बीच समानता है। आप हमारी संस्कृति से कुछ हद तक वाकिफ हैं, तो अब हम उप सहारा अफ्रीका से लाने की बजाय आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और कैरेबियन से लोग लाएंगे। यही उन्होंने सोचा था, लेकिन आपको देखकर यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। आप न सिर्फ उस देश से नफरत करते हैं जिसने आपको अंदर आने दिया, बल्कि आप वास्तव में उसे गिराकर उसकी जगह किसी विदेशी विचारधारा या तो कम्युनिज्म या इस्लाम को लाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो इन दोनों में से कौन सा चाहती है। सच कहूं, वो बहुत समझदार नहीं है। मुझे लगता है वो समाजवादी है, लेकिन उसे समझ नहीं कि समाजवाद और इस्लाम साथ नहीं चलते। उसे ये बात नहीं समझ आती। वो बहुत समझदार नहीं है। क्या कह सकता हूँ। और इन सब बेवकूफों को देखो जो ताली बजा रहे हैं। मैं बड़ी हुई जब राजनेता और पुलिस अधिकारी मुझे बताते थे कि मेरा मोहल्ला संदिग्ध या बेकार है क्योंकि हमने 2 अपराध जन्म लेते ही कर दिए थे। नहीं, सिर्फ 2 नहीं, तुमने कई अपराध किए। अब हमें पता है कि विकसित देशों के सभी प्रवासी इलाकों में अपराध दर ज्यादा है, सिर्फ बंगाली या पाकिस्तानी तक सीमित नहीं। और अब हमें पता है कि बर्मिंघम, मैनचेस्टर और सभी मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम लोग जीसीएसी समूह आधारित बाल यौन शोषण में अधिक संख्या में शामिल है। वह इस बारे में कब बात करेंगी? वो कभी इस बारे में बात नहीं करती, कभी भी, बिल्कुल भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि फिर से उनका एजेंडा सिर्फ हर चीज के लिए पश्चिम को दोष देना है, बेशर्मी से, और सब कुछ पलट देना है। हम मुस्लिम्स और वर्किंग क्लास थे और मैं इसके लिए कभी माफी नहीं मांगूंगी। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हमें अब आपकी माफी की जरूरत है। यही वजह है कि इन लोगों को देश से निकाल देना चाहिए जो पसंद नहीं करते। देखिए, उसने वर्किंग क्लास और मुस्लिम पहचान को कैसे मिलाया। अब ब्राउन भी जोड़ेगी, लेकिन टॉमी रॉबिन्सन वर्किंग क्लास है। आज ब्रिटेन के ज्यादातर वर्किंग क्लास को ये पसंद नहीं है। उन्हें अपनी संस्कृति और जीवन शैली का इन लोगों द्वारा कमजोर किया जाना पसंद नहीं है। वर्किंग क्लास आपको पसंद नहीं करता। कम्युनिज्म और सोशलिज्म किसी अजीब वजह से ब्रिटिश एलीट के बीच बहुत आम और लोकप्रिय है। वही एलीट जिन्होंने उपनिवेशों का शोषण किया, वही एलीट जो आज भी वर्किंग क्लास का शोषण कर रहे हैं। वे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। क्या हारा हुआ इंसान है? अरे इन्हें देखो, सबको देखो। देखो, ये सब एलीट है, ये सब गोरे ब्रिटिश एलीट है। मूर्ख लोग। और हाँ, दांव बहुत बड़े हैं। पुराना मर रहा है और अगर नया जन्म नहीं ले सका तो यह राक्षसों का समय होगा।
ये राक्षसों का समय है। हमने राक्षसों को देखा है और वे आ रहे हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा दोस्तों। ये समाजवादी कम्युनिस्ट, मैंने हमेशा कहा है, इस्लाम, जितने लोगों की जान लेने वाली दूसरी और इकलौती विचारधारा कम्युनिज्म है। इस्लाम ने कम्युनिज्म से ज़्यादा लोगों की जान सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि इसे ऐसा करने के लिए 1300 साल ज़्यादा मिले हैं। कम्युनिस्टों को सिर्फ 20वीं सदी और औद्योगिक युग का फ़ायदा मिला, जिससे वे बराबरी पर आ सके। उन्होंने एक सदी में लगभग 80 से 100 मिलियन लोगों को मार डाला। इस्लाम ने कथित तौर पर 300-400 मिलियन लोगों को मारा है। प्रति व्यक्ति या सदी के हिसाब से देखें तो कम्युनिस्ट आगे हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के पास औद्योगिक स्तर पर हत्या करने की सुविधा होती तो हाँ, तब उनका आंकड़ा 400 मिलियन से कहीं ज्यादा हो सकता था। ये लोग भयानक है। इनके पास कोई, देखिए, समाजवादी और कम्युनिस्ट लोग बेहद हठधर्मी होते हैं। हमें किसी विचार प्रयोग की जरूरत नहीं है, हमें बस 20वीं सदी को देखना है। ये नास्तिक अधर्मी लोग लोगों को मारते हैं। मैं एक नास्तिक व्यक्ति हूं, लेकिन मैं एक पश्चिमी उदारवादी नास्तिक व्यक्ति हूं। ठीक है, मुझे सर्वसत्तावाद से नफरत है। मैं पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्रों का समर्थक हूं। इसी वजह से मुझे पश्चिमी ईसाइयों से ज़्यादा समानता महसूस होती है, बजाय इन पूर्वी मुसलमानों या समाजवादी कम्युनिस्टों के। समाजवादी और कम्युनिस्ट, ये लोग 100-200 मिलियन लोगों को मार देंगे। अब ये खुद को समाजवादी डेमोक्रेट्स कहते हैं। माफ़ कीजिए, डेमोक्रेट सोशल नहीं, हाँ, समाजवादी डेमोक्रेट्स। जैसे स्वीडन, ये लोग इसका उदाहरण देना पसंद करते हैं। मैं असल में पढ़ रहा था। कल मैंने विजुअल पॉलिटिक्स का वीडियो देखा। स्वीडिश मॉडल, जिसे स्वीडन ने इस सदी की शुरुआत से ही उसे खत्म करते आ रहे हैं। उन्होंने टैक्स लगातार कम किए हैं और संपत्ति व विरासत कर खत्म कर दिए हैं, और वे जितना हो सके उतना बाजार की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था हमेशा से बाजार आधारित मुक्त बाजार शैली की यानी पूंजीवादी रही है, लेकिन वे बस बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं तो आप कारोबारों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लोग ये बात नहीं समझते। तो समाजवादी कम्युनिस्ट, अगर उनके पास ताकत होती तो वे लाखों लोगों को मार डालती। लेकिन ये समाजवादी डेमोक्रेट्स या समाजवादी कम्युनिस्ट, जो भी खुद को कहना चाहें, अगर सब कुछ उनके हाथ में होता तो वे अपने समाजवादी कम्युनिस्ट लक्ष्यों को पाने के लिए करोड़ों लोगों को मार डालते। हम इस्लामिस्टों को भी जानते हैं। वे खिलाफत कायम करने के लिए दसियों करोड़ लोगों को भी मार देंगे। दोस्तों, हम अनजान होने का दावा नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। ये पहले ही हो चुका है। वो पुरानी कहावत क्या है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने गलत बोली थी? एक बार मुझे बेवकूफ़ बनाओ, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। 2 बार एक मूर्ख को पूरा कचरा मिल सकता है। एक बार मुझे धोखा दो तो शर्म तुम्हें आनी चाहिए। 2 बार धोखा दो तो शर्म मुझे आनी चाहिए। मुझे लगता है यही कहावत है। चलो, ये बेवकूफ़ी भरी स्पीच खत्म करें। स्वार्थी राजनेता पतन के बीच शासन कर रहे हैं और जनता के गुस्से को दक्षिणपंथी राजनीति की ओर मोड़ रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क से, साम्राज्य के ठीक दिल से, एक नई राजनीति उभरती है। जोहरम ममदानी, बेझिझक समाजवादी, बेझिझक मुस्लिम, बेझिझक प्रवासी। मैं बिना किसी माफ़ी के प्रवासी हूँ, बिना किसी माफ़ी के पूर्व मुस्लिम हूँ, बिना किसी माफ़ी के ब्राउन हूँ और बिना किसी माफ़ी के पश्चिमी पूंजीवादी सभ्यता का समर्थक हूँ। हरिस सुल्तान, भार में जाओ, खुद को चोद लो। एक अभियान बनाया जिसने ये साबित कर दिया कि जब श्रमिक वर्ग ऐसे लोगों को एकजुट करता है जो अलग दिखते हैं तो क्या कुछ संभव हो सकता है। अलग दिखते हैं। आप जानते हैं उन्हें किसने वोट दिया? एक सर्वे आया था। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो आंकड़ा नहीं मिला, पर जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट किया। जब लोगों को न्यूयॉर्क में रहने की अवधि के आधार पर बांटा गया तो वही जन्मे लोगों ने मामदानी को सबसे कम वोट दिए। न्यूयॉर्क में 5 साल से कम समय से रह रहे लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा वोट दिए। तो इससे आपको समझ आता है कि ये लोग कौन है। बहुसांस्कृतिकता पश्चिम को बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा, मैं प्रवासी इलाके में पैदा हुई थी
और 2 अपराधों की दोषी थी, प्रवासी और भूरे रंग की, मुस्लिम और मजदूर वर्ग से होना। वो मजदूर वर्ग की परवाह नहीं करती थी, बस समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए जोड़ा था। इसे सुनो, ये यूके सरकार के अपने आंकड़े हैं, ठीक है, उनके खुद के आंकड़े। इसे सुनो। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त न्याय मंत्रालय के विश्लेषण में पाया गया कि 2021 से 2023 के बीच विदेशी नागरिकों को यौन अपराधों के मामलों में 71% की दर से दोषी ठहराया गया। ये ब्रिटिश आबादी की तुलना में कहीं अधिक है। 71% अधिक, और यह भी केवल तब जब उनकी जातीयता और प्रवास स्थिति दर्ज की गई थी, क्योंकि ज्यादातर बार ये पश्चिमी वामपंथी वोक सरकारें उस जानकारी को दर्ज ही नहीं करती। तो हाँ, कोई नया विश्व व्यवस्था नहीं आ रही है। हाँ, इन लोगों ने सोशल मीडिया हाईजैक कर आलोचकों को चुप कराया, लेकिन अब और नहीं। मामदानी, यह उनका आखिरी दाव है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स खत्म हो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स अब एओसी और बर्नी सैंडर्स के खेमे में चले गए हैं। पुराने देशभक्त डेमोक्रेट्स अब नहीं हैं। अब वो डेमोक्रेट्स नहीं रहे जैसे बिल क्लिंटन या बराक ओबामा थे। अब हम डेमोक्रेटिक पार्टी के विकास को देख रहे हैं और वे पूरी तरह से समाजवादी और कम्युनिस्ट हो गए हैं। मुझे नहीं लगता वे बचेंगे। आप जानते हैं मुझे क्यों लगता है कि वे नहीं बचेंगे? क्योंकि कम्युनिज्म का विचार काम नहीं करता। डेंग शियाओपिंग ने कहा था कि कम्युनिज्म का मतलब साझा समृद्धि है, साझा गरीबी नहीं। और वही था। और उसके बाद क्योंकि वे जापान गए और उन्होंने देखा, रुको जरा, हमें तो मजदूरों का स्वर्ग होना चाहिए था, हमें धरती पर स्वर्ग होना चाहिए, लेकिन असलियत में हमारे लोग दुख में जी रहे हैं। और यही चीज हम इन तमाम तथाकथित समाजवादी देशों में देखते हैं। फिर उन्होंने चीन को एक पूंजीवादी समाज में बदल दिया। आज जो चीन हम देखते हैं वह एक पूंजीवादी देश है, ठीक है, जिस पर सीसीपी की मजबूत पकड़ है। लेकिन ये लोग स्टालिनवादी या माओ के कम्युनिज्म की ओर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग स्टालिनवादी या माओ के कम्युनिज्म की ओर वापस जाना चाहते हैं। ये काम नहीं करेगा। यही वजह है कि ये काम नहीं करेगा। जब आप अमीरों पर टैक्स लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अरबपतियों पर टैक्स लगाओ, अमीरों पर टैक्स लगाओ, हाँ जाओ ऐसा करो। देखो इंग्लैंड में क्या हो रहा है। इंग्लैंड अभी तक कम्युनिज्म तक भी नहीं पहुंचा है। देखो वहां की सॉफ्ट सोशलिस्ट नीतियों का क्या हाल है, जानते हो? पैसे दो, एडीएचडी है, पैसे दो, विकलांगता है, चिंता मत करो, घर रहो। सारे तीसरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, खरगोशों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हें मुफ्त घर और रहने की जगह देंगे, बिल भी भर देंगे। यूके दिवालिया हो रहा है क्योंकि ये मॉडल काम नहीं करता। इन बेवकूफ़ों को कुछ नहीं पता। इन्होंने कभी कारोबार नहीं चलाया। उन्हें बस इतना ही आता है कि कैसे लेना है उन लोगों से जो मेहनत करते हैं और दौलत कमाते हैं। और यही वजह है कि करोड़पति लोग, मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है कितने करोड़पति यूके छोड़ चुके हैं। सिर्फ पिछले साल 2025 में ही रिकॉर्ड 16,500 उच्च संपत्ति वाले लोग यूनाइटेड किंगडम छोड़ चुके हैं। मैं सोच रहा हूं कि इस साल कितने लोग छोड़कर गए होंगे। ये किसी भी एक देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक करोड़पतियों का पलायन था। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये करोड़पति अपना पैसा भी साथ ले जाते हैं। आपको पता है फिर क्या होता है? आपको पता है फिर क्या होता है? नौकरियां कम हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है और सबके लिए पैसा कम पड़ जाता है। कुल हिस्सा बढ़ने के बजाय और भी छोटी हो जाती है। जैसा मैंने कहा, इन बेवकूफ़ों को कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे समाजवादी बेवकूफ़ हैं। एंथनी एल्बनीज ने कभी व्यापार नहीं किया। जसिंटा एलन ने कभी व्यापार नहीं किया। पेनी वोंग और ये लोग बस रियल एस्टेट खरीदकर संपत्ति बनाना जानते हैं और अमीरों पर टैक्स लगाते हैं। दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस्लामिस्ट बुरे हैं, समाजवादी कम्युनिस्ट बहुत ही भयानक है और इनका गठबंधन एक तबाही है। जाग जाओ, इन पागलों को सत्ता के पास भी मत जाने दो। प्रार्थना और प्यार अलग अंदाज में करो। अलग तरीके से प्यार करने से तुम्हारा क्या मतलब है? इस जोकर की बात सुनो। प्रवासी, हे भगवान, एक अभियान जो दिखाता है कि मेहनत कश वर्ग अलग दिखने वालों को एकजुट कर क्या कर सकता है। अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं और प्यार करते हैं। ये लोग अलग खेलते, प्रार्थना करते, प्यार करते और दिखते हैं।
इन्हें याद दिलाना पड़ता है कि वे इन देशों में अल्पसंख्यक है। आप देखते हैं कि वे कैसे इन सभी अलग अलग पहचान समूहों को मिला देते हैं, फिर उन्हें एक साथ मिला देते हैं और फिर ऐसा दावा करते हैं जैसे ये सब एक ही है। ऐसा नहीं है। जूड बेलिंघम, जो लोग नहीं जानते, वो एक अंग्रेज फुटबॉलर है। तो उसने इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका निभाई होगी। क्या वह मेक्सिको के खिलाफ थी? नहीं, कोई और था। मुझे याद आया, नॉर्वे के खिलाफ। रूपर्ट लो बोले, जूड बेलिंघम, बस वही। वह बोली, जूड बेलिंघम का नाम मत लो, वह आधे गोरे आधे काले हैं। वो ना समाजवादी है ना इस्लामवादी, फिर भी वो उसे अपना बता रही है। इन लोगों को क्या हो गया है? अगर सब कुछ उस पर छोड़ दे और वह अपनी इस्लामवादी सोच अपनाए तो वह ब्रिटेन को खिलाफत बना देगा। वह मर चुका है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक टिम्मी। अगर वह अपनी समाजवादी कम्युनिस्ट सोच लगा ले तो उसकी सारी निजी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेगी। यही लोग हैं और यही इनका विश्वास है। अमीरों पर टैक्स लगाना, निजी संपत्ति और धन खत्म करना है। ईमानदार बनो। बताओ तुम कौन हो और किस पर विश्वास करते हो। हर कोई सम्मानजनक जीवन चाहता है जिसमें लोग और पृथ्वी दोनों समृद्ध हों। अगर हम ये वैश्विक लड़ाई नहीं जीतते तो पतन फासीवाद को रास्ता देगा। नहीं, कोई पतन नहीं है। पश्चिम पूंजीवाद के तहत बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। पश्चिमी दुनिया ने पूंजीवाद के दम पर मानवता की अब तक की सबसे महान सभ्यता बनाई है। पूंजीवाद ने हमें अंतरिक्ष तक पहुंचाया, इंटरनेट दिया, एआई दी, सबसे ऊंचा जीवन स्तर दिया। ये सब संभव हुआ, ये सब पूंजीवाद की वजह से ही संभव हुआ। और मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को टेंटों में कैद किया जाएगा और युद्ध क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया जाएगा। हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। हर कोई गरीब हो रहा है, बस वे हेज फंड मैनेजर्स छोड़कर जो लेबर, कंजर्वेटिव्स और रिफॉर्म को दान देते हैं। अगर ये सच है तो फिर पश्चिमी दुनिया का मिडिल क्लास अब भी सबसे ऊंचे जीवन स्तर पर कैसे है? मुझे एक भी कम्युनिस्ट देश का नाम बताओ जो पश्चिमी जीवन स्तर के करीब भी आता हो। करीब भी नहीं, अपनी ताकत के चरम पर भी। सोवियत संघ। चीन ने पश्चिमी देशों के बराबर जीवन स्तर तब तक हासिल नहीं की जब तक वह एक अर्ध पूंजीवादी समाज नहीं बन गया। इन लोगों के पास सच में कुछ भी नहीं है। इनके दिमाग में बिल्कुल खालीपन है। बेहद कट्टर और विचारधारा से अंधे लोग हैं ये। लेकिन अगर हम जीतते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया संसार सौंपेंगे। हे भगवान, अगर वे जीत गए तो पहले 10-20 सालों में ही 100 मिलियन लोग मर जाएंगे। 100 मिलियन लोग मर जाएंगे। यूके में मुझे लगता है वे शायद करीब 20 मिलियन लोगों को मार देंगे। उनका गरीबी खत्म करने का तरीका गरीबों को मारना है। यही उनका हल है। इन समाजवादी कम्युनिस्टों से जितनी नफरत करे कम है। और अब मैं इनके साथ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं इनका ख्याल भी नहीं रखूंगा। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसा आपने कहा, जैसा आपने उसे सुना। कहते हैं अगर हम उनसे लड़ नहीं सकते तो हम उनसे सड़कों पर लड़ेंगे। नहीं, तुम वो लड़ाई नहीं जीतोगे। तुम्हारी कौन सी फौज? तुम्हारी देदेम वाली आर्मी? तुम्हारी वो क पागल नथ पहनने वाली आर्मी? नहीं, हम उन्हें राजनीतिक शक्ति के करीब भी नहीं जाने देंगे। और निर्वासन दोस्तों, सिर्फ इस्लामवादियों का नहीं, वोक पागलों का भी, क्योंकि वे इन्हें पसंद करते हैं। इन्हें अफगानिस्तान भेज दो। मुझे लगता है कि अफगान तालिबान को इन बैंगनी बालों वाले लड़कों लड़कियों के साथ खेलना पसंद होगा।